जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और स्पेशली आज की ये वीडियो क्लास 11th के उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का सब्जेक्ट है। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपका ज्योग्राफी का जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है 3 अक्टूबर 2023 को, इसके लिए इस दिन के पेपर के लिए हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पेपर जब आपका ज्योग्राफी का ऑफिशियल पेपर होगा मिड टर्म का, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इस पेपर में हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके मिड टर्म के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम टू सेम यानी कि डिट्टो रिपीट होने को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस पेपर की। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि इससे पहले हमने इस पेपर का जो पार्ट नंबर 1 का वीडियो है वो बना दिया था। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देंगे या फिर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे देख लेना जाके। ये हमारे पेपर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, पेपर के पैटर्न की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर आएगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसके जो सामान्य निर्देश है ये जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपको अपना पेपर का पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी में टोटल आपके 4 खंड होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 30, जिसमें से आपका जो खंड का रहेगा इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक ये आएंगे आपके 17 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले। ठीक है, फिर खंड खा रहेगा, इसमें क्वेश्चन 18 और 19 ये स्रोत आधारित रहेंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। और मजे की बात यह है कि ये भी आपके एमसीक्यू ही रहेंगे। ठीक है, फिर खंड गा रहेगा आपका 20 से 23 लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन में चॉइस भी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर सबसे आखिरी बचेगा खंड नंबर घा, जो कि अकेला 35 नंबर का आपका ये सेक्शन होने वाला है। ठीक है, जिसमें 24 से 28 5 नंबर के आपके ये 5 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न के होंगे और 29वां जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड मैप का रहेगा 5 नंबर का और 30वां क्वेश्चन आपका इंडिया मैप का रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, और जो 5 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस भी देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। इससे पिछली जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें का खा गा आपको समझा दिया था मैंने। ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें आपको खंड घा आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही है। ठीक है, ये आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनको मैं थोड़ा याद दिला दूं, रिमाइंड करवा देता हूं कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें सेक्शन ए किया था, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। आज सभी बच्चों ने आंसर भी किया था इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात को देख के। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन ए था। फिर हमने सेक्शन बी किया था जिसमें बेसिकली स्रोत आधारित हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इनको भी हमने कर लिया था। ठीक है, फिर हमने किया था अपना सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रारंभिक परिकल्पना है संकल्पना है वो कौन कौन सी थी, तो हमने इन सभी को समझा था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी है तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ओके, तो आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पेपर का, इस वीडियो का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड डी यानी कि सेक्शन नंबर डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हिंदी में कहें तो दीर्घ प्रकार के प्रश्न। ठीक है, अब ये जो अकेला सेक्शन है ये टोटल कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का, जिसमें से 10 नंबर का हमारा मैप भी आएगा। ठीक है, इस मैप को मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है वो अराउंड आपकी 30 से लेकर 35 मिनट तक की बनेगी। अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हो तो हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप रियल लाइफ से भी रिलेट करके देख पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको भूकंप की परिभाषा बतानी है 1 नंबर में, फिर आपको भूकंप जब आता है तो उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं ये बताने हैं 2 नंबर में, और उत्पत्ति के आधार पे भूकंप जो है इसे 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है, तो आपको इसमें से किन्हीं 2 मुख्य प्रकारों का वर्णन करना है। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन वो 5 नंबर में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए
सबसे पहले भूकंप के अर्थ की बात करते हैं। तो भूकंप का साधारण अर्थ होता है भूमि का कांपना, या फिर पृथ्वी में जो कंपन पैदा होता है, या फिर पृथ्वी जो हिलती है, इसको बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में भूकंप जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें अचानक से जब झटके पृथ्वी में प्राप्त होते हैं, उससे जो कंपन होता है उसको भूकंप बोलते हैं। ठीक है। और जब भूकंप आता है बच्चों, तो इसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम हमारे सामने निकल के आते हैं। ठीक है। भूकंप से जो पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की सतह है ये हिलती है, तो इससे क्या होता है, भूस्खलन होता है, यानी कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, जो ढांचे होते हैं, ये ध्वस्त हो जाते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है। और भूकंप की वजह से बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, तटबंध टूट जाते हैं। ठीक है। नहरें अपने रास्ता बदल लेती हैं, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। हिमस्खलन इसमें आ जाता है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जहाँ से अब इसलिए झरने वगैरह निकलते हैं, तो वहां पे ना पहले से बर्फ जमी हुई होती है। तो वहां से जब वो बर्फ नीचे आएगी, तो जीव जंतुओं को, वहां के आसपास कोई लोग भी होंगे, तो उनको इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आग लग सकती है, वस्तुएं गिरती हैं, सुनामी लहरें उत्पन्न होती है, जिससे ज्वार भाटा में डिफरेंस आ जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक मतलब हमारे इन द सेंस की एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। तो ये भूकंपीय आपदा से होने वाले कुछ प्रभाव है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज की है कि आपसे भूकंप के जो है वो मात्र 2 प्रकार पूछे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको 5 के 5 प्रकार बताने वाले हैं। अब केवल अगर 5वें जब क्वेश्चन आएगा, तो अब सिर्फ इसी वीडियो को देखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाओगे। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करो। ठीक है। तो भूकंप की उत्पत्ति के आधार पे भूकंप को 5 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। चलिए, इसमें से जो पहला हमारा भूकंप है वो है विवर्तनिक भूकंप। ये क्या होते हैं? बेसिकली देखो, जितने भी हम भूकंप देखते हैं, ज्यादातर भूकंप जो है वो विवर्तनिक ही आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे जो चट्टानें होती हैं, इनके सरक जाने की वजह से आते हैं। जब चट्टानें सरक जाती हैं, और सरकती क्यों हैं? क्योंकि जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें होती हैं, ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या फिर जब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है। और फिर सेकंड आता है बच्चों ज्वालामुखी भूकंप। ये ऐसे भूकंप है बच्चों जो बेसिकली सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते हैं। जब भूकंप ज्वालामुखी में बेसिकली जब उद्गार होता है, जब लावा निकलता है एकदम से, जैसे होता है ना कि दिल धड़कता है, वैसे एकदम से ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, तब वहां पे भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कुछ 50-100 किलोमीटर दूर तक होंगे, नहीं, ये उसी एरिया तक सीमित होते हैं जहां पर ज्वालामुखी है, उसके कुछ ही एरिया तक। ठीक है। फिर यहाँ पे है बच्चों हमारा अगला निपात भूकंप, फिर विस्फोट है, और फिर बांध जनित। निपात भूकंप क्या होते हैं? कई बार हमने देखा है कि जब खुदाई हो रही होती है, जब खनन कार्य किया जा रहा होता है, तो खुदाई इतनी अधिक हो जाती है कि वो जो एरिया है वो अचानक से ढह जाता है। यानी कि जो खुदाई की गई, मान लीजिए टोटल जो है वो 12 किलोमीटर तक खुदाई की गई, अचानक से 12 किलोमीटर की सतह एकदम से धंस जाती है, तो इससे झटके महसूस होते हैं। इसको निपात भूकंप बोलते हैं। खनन की वजह से होने वाले भूकंप को या फिर झटके को निपात भूकंप बोलते हैं। फिर आता है विस्फोट भूकंप। आपने देखा होगा कि कई बार जो है परमाणु या फिर रासायनिक विस्फोट किए जाते हैं, इससे भूमि में कंपन होता है, तो इसको भी हम विस्फोटक भूकंप बोलते हैं। फिर बांध जनित भूकंप आ जाते हैं। कई बार भूकंप जो है बहुत बड़े बड़े बांध, जैसे हीराकुंड बांध के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे बांध हैं। ये जब बांध बनाए जाते हैं, तो इसके आसपास के एरिया को खाली करवा दिया जाता है, क्योंकि कभी भी जब ये बांध टूटेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंपन पैदा होगा, जिससे वहां के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बांध जनित भूकंप, जो कि बांध के टूटने की वजह से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको मात्र 2 ही बताने थे, लेकिन मैंने आपको 5 बता दिए हैं, ताकि अगर आपसे 5 पूछे जाए पेपर में तो आप बता सकें। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक तरंगों और द्वितीयक तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब भूकंप आता है तो 2 तरीके की तरंगे हमारे सामने होती है। इन द सेंस हम उन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन जब उन्हें मापा जाता है तो 2 तरीके की होती है, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीय तरंगे होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है आपको ये बताना है। ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक तरंगों की। ठीक है। प्राथमिक तरंगों को बेसिकली हम पी तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी तरंगे भी बोलते हैं। ये तरंगे द्वितीयक तरंगों के मुकाबले तेज गति से चलती हैं, और सबसे पहले यही तरंगे
धरातल पर पहुंचती है। जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले यही तरंगें धरातल पे पहुंचती हैं जो कि भूकंप लेखी यंत्र पर इंगित होती हैं। ठीक है, ये जो पी तरंगें हैं ये ध्वनि तरंगों की तरह ही होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्वनि की तरंगों की तरह है। ठीक है, जो प्राथमिक तरंगे हैं ये गैसीय पदार्थ मतलब गैस से, ठोस से और जो तरल पदार्थ होते हैं इन तीनों से होकर गुजर सकती है, लेकिन द्वितीय तरंगे ऐसे नहीं करते। ठीक है, पी तरंगे जो है ये कंपन की दिशा के समानांतर बहती है, यानी कि अगर कंपन नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है तो ये पी तरंगे भी नॉर्थ से साउथ की ओर ही जाएंगी। ठीक है, और ये तरंगे जो है वो सेलों में संकुचन और फैलाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक तरंगों की विशेषता या फिर पी तरंगों की विशेषता है। ठीक है, अब दूसरी आती है बच्चों यहाँ पे द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों को हम एस प्रकार के तरंगे भी बोलते हैं। जो एस प्रकार की तरंगे होती हैं ये थोड़ा धीमे चलती हैं। ठीक है, और ये जब धरातल पे प्राथमिक तरंगे पहुंच जाती हैं उसके बाद पहुंचती हैं। ठीक है, एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती हैं, सागर में जो लहरें उठती हैं उसकी तरंगे के समान होती है। ठीक है, और केवल ये तरंगे जो है वो ठोस पदार्थ से ही गुजर सकती हैं, जबकि प्राथमिक जो होती है वो तीनों से गुजर सकती हैं। ठीक है, एस तरंगों में कंपन की दिशा के समकोण में बनती है, यानी कि समकोण इन द सेंस इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जो है एस तरंगे कंपन करती हैं। ठीक है, ये सेलों में उभार और गर्त उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और ये संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती थी। तो ये डिफरेंस है बच्चों प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों में। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। ठीक है, दोनों पार्ट आपको समझा दिए अच्छे तरीके से, भूकंप को परिभाषित करना और जो भी था यहाँ पे। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए कि डिफाइन अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक होता क्या है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आप। उसके बाद में इसके मेन टाइप में आ जाएगा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक। ठीक है, एंड देन निपात अर्थक्वेक आ जाएगा, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक आ जाएगा, डैम जेनेरेटेड अर्थक्वेक आ जाएंगे, और उसके बाद में इसके जो इफेक्ट हैं अर्थक्वेक डिजास्टर ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें बताना था कि डिफरेंस क्या है प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स में। तो प्राइमरी वेव्स की जब बात आएगी तो आप ये पॉइंट बताएंगे, एंड जब सेकेंडरी वेव की बात आएगी तब आप इन पॉइंट को बताएंगे। ठीक है बच्चों, समझिए अच्छे तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया बच्चों। गंगा नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मानी जाती है। आपको गंगा नदी अपवाह तंत्र की कोई 5 विशेषताओं को यहाँ पे मूल्यांकन करना है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आपके 5 से 7 महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी कंप्लीट होंगे। कैसे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला पॉइंट ये है कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है यहां से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 3900 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, तो आपको समझ में आया गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड राज्य के एक जिला है उत्तरकाशी जिला, यहाँ पे गोमुख एक जगह है, इसके निकट एक हिमनद है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री में गोमुख है। ठीक है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी कि जो गंगा नदी है ये इसका नाम गंगा नदी नहीं, पहले क्या होता है देवप्रयाग में भागीरथी और जब अलकनंदा ये दोनों आपस में जब मिलती हैं, जब इनका आपस में संगम होता है तब जाकर इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, जो कि हरिद्वार के मैदान में जब प्रवेश करती है तब पड़ता है। ठीक है, हरिद्वार से दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण के पूरब की ओर ये नदी बहती है और अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में भागीरथी और हुगली में जाकर विलीन हो जाती है, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। ठीक है, गंगा नदी अपवाह तंत्र की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। ठीक है, गंगा नदी के उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जो 12मासी नदियां हैं ये शामिल हैं। ठीक है, और दक्षिण में जो प्रायद्वीप से निकलने वाली मौसमी नदियां हैं वो सभी इस गंगा नदी में आकर मिलती हैं। गंगा नदी की यमुना जो है ये सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा सोन जो है और भी बहुत सारी नदियां हैं, ये सभी इनकी यानी कि गंगा की सहायक नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों,
तो ये हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट, जिसमें हमने समझा गंगा नदी अफवाह तंत्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इंग्लिश में देखेंगे कि इवेल्युएट द फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर गंगा। तो क्या है इसके बारे में आप ये 4 पॉइंट बताएंगे एंड देन आपका 1 पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, हालांकि पेपर में आपको चित्र बनाने को नहीं देगा, लेकिन मैं आपको चित्र के माध्यम से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए रासायनिक संगठन के आधार पे वायुमंडल 2 विस्तृत परतों में होमोस्फीयर और हेक्टोस्फीयर में व्यक्त है, लेकिन जब बात आती है तापमान के आधार पे और वायु दाब के आधार पे वायुमंडल को ना 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। ठीक है, अब आपको आंसर बताऊं इससे पहले आप एक इमेज देखिए। आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये वायुमंडल की संरचना का एक चित्र है, जिसमें सबसे पहली जो हमारा परत है, ठीक है, वो आती है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल बेसिकली कितने तक फैली हुई है, 18 किलोमीटर तक है। और इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ में तापमान घटता है। ठीक है, फिर यहाँ पे समताप मंडल की बात आ जाती है, जो कि ओजोन परत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है और इसमें ऊंचाई के साथ में तापमान बढ़ता है। ठीक है, फिर मध्यमंडल की बात आ जाएगी, ये जो है वो 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है और ऊंचाई के साथ में इसमें तापमान घटता है और ये उल्काओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आयन मंडल आ जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है, ये इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर तक है और ऊंचाई के साथ में इसमें तापमान बढ़ता है और रेडियो तरंगों को ये परिवर्तित कर देती है। और 400 से ऊपर जो है वो बाहरी मंडल आ जाता है, जिसमें तापमान 1000 डिग्री से 0 डिग्री 400 पता नहीं कितना कितना, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है नहीं कुछ ज्यादा। ये है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके वर्ड में समझते हैं। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो परत है वो कौन सी थी हमारी, वो थी क्षोभ मंडल। अब ये इस परत की विशेषता क्या है, तो यह परत वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 18 किलोमीटर है और दोनों पर 8 किलोमीटर। ठीक है, हमारे मौसम में ऋतु में जो भी परिवर्तन होता है वो ज्यादातर मोस्टली जो है इसी क्षोभ मंडल में घटित होता है। इसीलिए क्षोभ मंडल मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही साथ क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जो तापमान है जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तापमान जो है वो घटता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस में जाता है। उसके बाद में दूसरा है समताप मंडल। देखिए समताप मंडल जो है वो 18 से 50 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, जिसमें शुरुआत का जो 20 किलोमीटर है इसमें कोई तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब एक तो आगे जाके तापमान इसमें बढ़ता है और 20 तक कोई बेसिकली परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको समताप मंडल बोला गया है। ठीक है, ये जो समताप मंडल है इसके निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित होती है। जैसा अभी हमने देखा था, ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण कर लेती है और उसे धरती पर जाने से रोकती है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा हानिकारक और बीमारियां वगैरह उत्पन्न होती है इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आता है बच्चों हमारा अगला जो स्तर है जो कि है मध्य मंडल। ठीक है, इस परत का विस्तार बेसिकली 50 से 90 ठीक है इस किलोमीटर तक किया गया है, ऊंचाई तक किया गया है। और इस परत में ऊंचाई के साथ में तापमान जो है वो गिरता रहता है। ठीक है, फिर आयन मंडल की बात आ जाती है। आयन मंडल जो है इसका विस्तार 80 किलोमीटर या फिर कह सकते हैं कि 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो गैस के कण है वो विद्युत अवशोषित है, इसीलिए इसको आयन कहा जाता है। ठीक है ना, आयन मंडल पृथ्वी से आने वाली जो भी रेडियो तरंग है इनको दोबारा से पृथ्वी पर वापस भेज देता है। फिर बाह्य मंडल आता है। बाह्य यानी कि आयन मंडल के ऊपर का 400 किलोमीटर के ऊपर का जो पार्ट है, ऊपरी जो परत है उसको बाह्य मंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वायु है या नहीं है इसका कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि इसका जो एरिया वो ज्यादातर अंतरिक्ष में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे वायुमंडल की संरचना के बारे में सारी की सारी जानकारी। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए ये तो समझ में आ गया वायुमंडल की संरचना। अब इसको जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विद ए डायग्राम। तो ट्रोस्फियर क्या है, ठीक है, स्ट्रोस्फियर क्या है, मेसोफियर, आइनोस्फियर एंड
जो एक्सपोस्फियर है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर जरूर पता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है उसको हम कैसे लिखें। क्वेश्चन ये है कि मृदा के निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और जैविक क्रियाएं किस प्रकार से मृदा के निर्माण में सहायक हैं। ठीक है, तो कारक 3 नंबर में है और जैविक क्रियाएं किस तरह से सहायक है 2 नंबर में। ठीक है, तो देखो भाई, मृदा के निर्माण में जो सबसे पहला कारण है वो है जलवायु, अर्थात जलवायु जो है वो मूल शैल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अपक्षय यानी कि शैल का टूटना बहुत ही बारीकी कणों में। ठीक है, अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है इसके कारण से मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। यानी कि जब अधिक वर्षा होती है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, इससे क्या होता है मृदा जो है उसका निर्माण ज्यादा होता है। लेकिन जब वर्षा बहुत ही ज्यादा हो जाती है या फिर बांध वगैरह टूट जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो मृदा होती है उसका अपरदन होता है, उसे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो जलवायु मृदा के निर्माण में सहायक होती है। फिर दूसरा बच्चों, मूल पदार्थ। जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती बहुत ही बारीकी वाली शल्क में, उसी प्रकार से मिट्टी का भी यही होता है। अर्थात दक्षिण भारत की मिट्टी वहां की आधार शैलों के कारण काली होती है। ठीक है ना, ये चीज है। तो मूल पदार्थ भी उस मिट्टी का उसके लिए अहम पार्ट है। फिर आता है उच्चावच, क्योंकि हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने सुना, पहाड़ी भागों में मिट्टी की जो परत है वो पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में क्या होता है मिट्टी की परत अधिक मोटी होती है, क्योंकि पहाड़ी एरियो में पहाड़ी इलाका ज्यादा होता है और मैदानी इलाकों में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही होती है। ठीक है, फिर समय भी आ जाता है। एक लंबी काल अवधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है। ठीक है, और मिट्टी की एक परत को बनने के लिए कई हजारों सालों का टाइम लगता है, कई हजार, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम ले जाता है एक मिट्टी को परत को बनने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बच्चों जैविक क्रियाओं के बारे में। तो जैविक क्रियाओं की जब हम बात करेंगे तो जैविक क्रियाओं के बारे में लिखेंगे कि वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। ठीक है, अर्थात जो वनस्पति वन वगैरह के पेड़ पौधे जो होते हैं जब ये सूख जाते हैं, ठीक है, तो ये भी बेसिकली मिट्टी में ही मिल जाते हैं सड़ के। ठीक है, सूक्ष्म जीव भी इसमें उपस्थित होते हैं क्योंकि वो उसको तोड़कर मिट्टी रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक, ये सभी जो हैं इस मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं, जो कि खेत के लिए यानी कि बेसिकली फसल के लिए जो जमीन है उसको बहुत ही उपजाऊ कर देते हैं ये केंचुए। ठीक है, इन जीवों के द्वारा बिल खोदने के कारण भी मृदा की सतहों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे चूहे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, या सांप वगैरह। तो ये कहते हैं जब बिल खोदते हैं तो अंदर की जो उपजाऊ मिट्टी वो बाहर आ जाती है। ठीक है ना, तो इससे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मृत पौधे, जड़ें और जड़ें जो हो गई, ये सभी मृदा के जैव पदार्थ को ह्यूमस प्रदान करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ कर देते हैं और इस प्रकार से जैविक क्रियाएं मृदा के निर्माण में एक अहम रोल प्ले किया करती है। ठीक है बच्चों, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, अब इसको इंग्लिश में देखेंगे कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, हाउ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात आ जाएगी, फिर पेरेंट मटेरियल की बात आ जाएगी, रिलीफ, टाइम, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में ये पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम 5 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर है उसके मैप तो अभी आगे आएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको ना प्रायद्वीपीय पठार और जो हिमालय पर्वत है इसके बीच में 5 अंतर बताने हैं। प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषताएं और 5 विशेषताएं हिमालय पर्वत की बतानी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, पहले तो आप ये समझिए होते क्या है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसी बड़े समुद्र के या फिर किसी बड़े सागर वगैरह के आसपास के जो एरिया होते हैं, चट्टानी इलाके, उनको बोला जाता है पठार। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये कठोर शैलों का एक प्राचीन भूखंड होते हैं। ठीक है, जो कठोर शैलें होती हैं इनसे बने हुए पुराने भूखंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो समुद्र वगैरह होते हैं वो इनको जल्दी से तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है,
इसका निर्माण एक उत्खंड के रूप में हुआ है। ओके, यह कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। यानी कि जो पठार होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, इनका एक ही छोटा सा पार्ट होता है जो कभी कभार समुद्र में डूब जाता है, बाकी ये हमेशा स्थल से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं, जैसे कि अरावली इसका अपनों को उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये उथली होती हैं और मंद ढाल वाली होती हैं। ठीक है ना, तो ये विशेषताएं बच्चों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सेकंड आता है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत देखिए जो है ये अवसादी शैलों से बना हुआ एक नया पर्वत है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक सागर था जिसको टैथिस सागर बोला जाता था। ठीक है, हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, यानी कि ये कोई सीधा चौड़ा या फिर 12 फुट में नहीं, बल्कि कैसा है, ये बेसिकली इसमें बहुत सारे मुड़ाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बना हुआ था। हिमालय पर्वत की उपस्थिति 33 के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों के परिणाम में शुरू हुई थी। ठीक है, यानी कि जो 33 सागर था पहले, उसके अवसादों के रूप में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, हिमालय तथा उससे संबंधित जो भी पर्वत श्रेणियां हैं कमजोर तथा लचीली हैं, अर्थात हिमालय और उससे संबंधित जो भी श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही लचीली है। परिणाम स्वरूप यहाँ वलन और विरूपण की क्रिया होती रहती है, यानी कि नष्ट होना और बनना ये चलता रहता है। ठीक है, हिमालय एक विवर्तनिक परत है, इस कारण यहाँ नदियां युवा अवस्था में ही तीव्र गति से बहने लगती है, यानी कि जब नदियां अपना स्वरूप प्रदान ही कर रही होती है तभी वो तेजी से यहाँ पे बहने लगती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार में और हिमालय पर्वत। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी के संबंध में है कि प्रायद्वीपीय पठार के आपको कोई 5 विशेषताओं का यहाँ पे उल्लेख करना है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो देखिए लिखेंगे हम किस तरीके से। देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये तिकोने आकार वाला एक कटा फटा भूखंड है। ठीक है, जो कि उत्तरी पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां पठार की सीमा को निर्धारित करते हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग व कार्बी, ठीक है, एंगलोंग पठार भी इस भूखंड का ही विस्तार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह पठार भूपट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, भारत की भूपट्टी का इस सतह का सबसे प्राचीन हिस्सा है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर होती है। ठीक है, कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। ठीक है, इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली की पहाड़ियों, उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट में मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी इसी पठार में शामिल हो जाते हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है कि जो प्रायद्वीप होते हैं इनकी ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उत्तरी भाग की ढाल जो है ये उत्तर दिशा की ओर जाती है, ये कम हो रही है बेसिकली। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का एक अग्रभाग होने के कारण यहाँ ऊर्ध्वाधर हलचलों व भ्रंश से ये प्रभावित हुआ है, जैसे नर्मदा नदी, तापी महानदी, भ्रंश घाटी, सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत, ये सभी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अग्रभाग होने के वजह से ये जो प्रायद्वीपीय पठार में चेंजेस आते हैं उसका एक एग्जाम्पल है इन नदियों में जो होता है। ठीक है ना, तो ये चीज रही बच्चों किसके बारे में कि प्रायद्वीपीय जो पठार हैं इनकी 5 विशेषताओं के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द हिमालयन माउंटेन्स। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जब हम बात करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे तो ये 3 पॉइंट, बाकी के 2 पॉइंट ये लिखेंगे। ठीक है, एंड देन इंग्लिश में हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन ये था कि एनालाइज 5 फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो 5 फीचर्स आपको बताने थे, जिसमें से पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा ये है और सबसे आखिरी वाला आपका ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इस पेपर का 5 नंबर के जो 5 क्वेश्चन थे विद 2 चॉइस ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। बेसिकली अब हमारे
मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आने वाले, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि संसार के दिए गए रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 प्लेटों को अंकित करके उनका नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको इस वर्ल्ड मैप में किन्हीं 5 प्लेटों को अंकित करना है और उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो आइए पहले हम एक मैप देख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। देखिए आपके जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपके जो 7 महाद्वीप हैं, उसी के संबंध में आपके ये प्लेटें भी हैं। जैसे कि पहली प्लेट हमारी कौन सी है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली जो प्लेट है वो है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। दूसरी जो हमारी प्लेट है वो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो कि उत्तरी अमेरिकी कंट्रीज को दर्शाती है। तीसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथी प्लेट आती है कैरेबियन प्लेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइड में है। और पांचवी आती है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड पे है। और सेवंथ आती है हमारी 6 आएगी अफ्रीकी प्लेट, और 7th आएगी यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा अच्छे से मैप में समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली जो हमारी प्लेट है वो यहाँ पे आ जाती है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिक। दूसरी जो है वो आती है हमारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरी आती है बच्चों हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, यानी कि दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। फिर हमारी जो है वो चौथी आती है जो अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, इसके बारे में। और फिर पांचवी यहाँ पे आ जाती है हमारी, इस वाले एरिया में रहेगी हमारी, इसको हम बोलते हैं कैरेबियन प्लेट। क्या बोलते हैं? कैरेबियन प्लेट। और यहाँ पे आती है हमारी छठी प्लेट, जिसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और फिर सबसे आखिरी जो है 7वीं प्लेट यहाँ पे आ जाती है यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो एक बार, आपको अगर देखना है अच्छे तरीके से, तो ये है आपके बारे में सारी की सारी बातें, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये है आपके प्लेटों के बारे में। 5 बताई गई थी, मैंने आपको 7 के साथ आपको अच्छे तरीके से बता दी है। अब अगले मैप की बात करें तो अगला मैप ये है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 प्रमुख जो चोटियां हैं, पर्वत चोटियां, आपको इनको अंकित करके उनका नाम लिखना है, ठीक है। देखिए आपका जो मैप होगा उसमें पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको ना टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और हो सकता है आपके नदी का उद्गम स्थान, नदी के गिरने की जगह, लो आईएस खान, बॉक्साइड खान, ठीक है, प्रमुख चोटी कौन सी है, प्रमुख पठार कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। यानी कि अलग अलग विशेषताओं के आधार पे अलग अलग क्वेश्चन होंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक की एक एक करवा देंगे, ताकि जब उसका क्वेश्चन है तो आप छूटे ना, ठीक है ना। तो 5 प्रमुख चोटियां बतानी है, ये इंडिया का मैप है। अब हम इसी मैप को भरते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो हमारी चोटी है वो है K2, जो कि कहां पे है, इस वाले एरिया में, यहां पर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चोटी है नंगा पर्वत, जो कि कहां पे है, K2 के ऊपर में है, ठीक है। फिर नंदा देवी जो है ये सबसे बड़ी प्रमुख चोटी आ जाती है, तो ये बेसिकली उत्तराखंड में है। एंड देन कंचनजंगा यहाँ पे आ जाती है असम में। उसके बाद जो तिब्बत का ये एरिया है, यहाँ पे नमचा बरुआ आती है। और केरल में अन्नामुडाई आ जाती है, और तमिलनाडु में डोडा बेटा आ जाती है। ये आपकी टोटल जो है वो 5 से 6 हो गई, ठीक है। तो आपको बतानी कितनी है, टोटल 5 बतानी है। यहाँ पे मैंने आपको कितनी बता दी है, 7 बता दी है, ठीक है ना। तो 2 एक्स्ट्रा ही बता दी मैंने आपको, बेसिकली है ही टोटल 7, तो मैंने आपको सोचा सारी बता दूं, कोई छूटे ना आपसे, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो ये भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में बातें रही। आई होप आपको मैप भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, फिर चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो, फिर चाहे वो इंडिया का मैप हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे अहम पार्ट था, ठीक है, जो कि खंड नंबर हमारा डी था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के आसपास लगा है टाइम, ठीक है। और आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है मैं रात के 2 बजे के आसपास बना रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या है, रात में ना शांति होती है और एकदम फोकस करके आपको समझा भी सकते हैं। तो मेनली मैं यही कोशिश करता हूँ कि ना नाइट के टाइम पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। मोस्टली मैं वीडियोस भी नाइट के टाइम पे बनाता हूँ, क्योंकि एकदम साइलेंस और बहुत ही अच्छे समझाने में मजा आता है, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक तो करना बनता है, ठीक है, लाइक करो और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में, अपने पेपर को समझ सकें। और ऐसे ही अभी हम आपके लिए 3 से 4 और भी सैंपल पेपर लाएंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब तो भाई जरूर कर लेना, नहीं तो कोई भी वीडियो आएगी तो आप मिस कर दोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।